ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान। आज का वीडियो खास तौर पर अमेरिकी दर्शकों के लिए है, लेकिन सभी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि हम एक वैश्विक समुदाय हैं। लेकिन मैं अपने अमेरिकी दर्शकों का विशेष ध्यान चाहता हूं, क्योंकि चाहे आपको पसंद हो या न हो, आप स्वतंत्र दुनिया के संरक्षक हैं। अमेरिकी ताकत के बिना पिछले 75 वर्षों से जिस विश्व व्यवस्था का हमने आनंद लिया है वह एक पल में ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने हमेशा हस्तक्षेपकारी अमेरिका का समर्थन किया है, अलग थलग अमेरिका का नहीं। और मैं जानता हूं, समझने योग्य कारणों से बहुत से अमेरिकी अब हस्तक्षेपकारी नहीं रहना चाहते। वे दुनिया के पुलिस वाले नहीं बनना चाहते, क्योंकि वे अपना हालिया इतिहास देखते हैं और पाते हैं कि यूरोपीय जो इस विश्व व्यवस्था के समान लाभार्थी हैं जिसे अमेरिकी ताकत के सहारे बनाए रखा गया है, वे लौटकर कहते हैं हम इस आक्रमण के खिलाफ और शांतिप्रिय हैं। अमेरिका ये युद्ध इस विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लिकटेनस्टीन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ने 75 वर्षों से पैक्स अमेरिकाना के कारण शांति का आनंद लिया है। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब वो कहते हैं कि ठीक है, जानते हो क्या, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। यूरोप चाहता है कि अमेरिका अन्य देशों में अपने हितों के लिए दखल न दे। अगर आप नहीं चाहते कि अमेरिका हस्तक्षेप करे तो वह आपकी सुरक्षा के लिए क्यों करे? अरे नहीं नहीं नहीं, कृपया अमेरिका आओ, हमें अमेरिका से बचाओ। यह इसलिए है क्योंकि जिस विश्व व्यवस्था से हमें लाभ हुआ वह अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं थी। मैं इस विश्व व्यवस्था का प्रशंसक हूं, इसलिए मुझे अमेरिका खास लगता है। अमेरिकी ताकत बेजोड़ है, फिर भी यह सौम्य है। 75 वर्षों तक हर देश पर हमला करने की क्षमता होने के बावजूद अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने केवल उन्हीं देशों पर हमला किया जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा थे, या वैश्विक अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था पर, जिसे जाहिर है कि हम नहीं चाहते कि अमेरिकी विश्व व्यवस्था समाप्त हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पूर्वी यूरोपीय देशों का क्या होगा? हम सभी स्वतंत्र विश्व और अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था के लाभार्थी हैं। ईरान एक देश है जो पश्चिमी गुट में शामिल होना चाहता है। उनके लोग पश्चिम विरोधी या अमेरिका विरोधी के रूप में खड़े किए जाने से तंग आ चुके हैं। वे उसका हिस्सा नहीं बल्कि पश्चिमी गुट में शामिल होना चाहते हैं। मुझे यूक्रेन भी पसंद है क्योंकि वह भी पश्चिमी गुट में शामिल होना चाहता है। वे तानाशाह पुतिन के रूस के दबाव में नहीं रहना चाहते। वे पश्चिमी गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं और ईरान भी यही चाहता है। मैं आपको 2 वीडियो फिर दिखाऊंगा। मैं अपने अमेरिकी दर्शकों से अपील कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अमेरिकी हस्तक्षेप का समर्थन करें। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस्लामी शासन पर बमबारी के फैसले का समर्थन करें। हम अलग थलग रहने वाला अमेरिका नहीं रख सकते। मैं जानता हूं कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपकी महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप किसी असहाय बुजुर्ग या कमजोर को प्रताड़ित होते देखें तो क्या आप अनदेखा करेंगे? माफ कीजिए, ये मेरी समस्या नहीं है। यही अलग थलग लोग राष्ट्रपति ट्रंप से कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। आपके पास अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सैन्य शक्ति है जिससे आप यह अन्याय रोक सकते हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको 2 ईरानियों की बातें सुनाऊंगा। बस सुनकर बताइए दिल क्या कहता है। क्या आप दूसरी तरफ देखेंगे या आप चाहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ बटन दबाएं? जमीन पर सैनिक नहीं, ईरानी लोग सब संभाल लेंगे, बस बटन दबाना है। उन्हें हवाई और तकनीकी समर्थन दीजिए जो इन परेशान करने वाले पिछड़े इस्लामी मुल्लाओं के पास नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको छू जाएगा। इसने मुझे इतना छू लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, जबकि मैं ज्यादा भावुक नहीं हूं। मैं आमतौर पर अपनी भावनाओं पर काबू रखता हूं और उन्हें सच्चाइयों से अलग रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन आखिरकार मैं भी इंसान हूं। मेरी पूर्व साथी कहती थी कि मैं संवेदनशील नहीं हूं, लेकिन वह गलत थी। मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाता हूं। अगर कुछ महसूस नहीं हुआ तो दूसरा दिखाऊंगा।
तो ये आदमी ईरान से निकला ठीक उससे पहले जब उन्होंने सारी उड़ानें बंद कर दी और वो तुर्की पहुंच गया। ये वीडियो 2 या 3 दिन पुराना है। सुनिए। मैं अभी तुर्की पहुंचा हूँ। फिर से बदकिस्मती हसन, हाल मेरा खुद भी ठीक नहीं है। मैं सबको मार रहा हूँ, मैं सबको मार रहा हूँ, बच्चों को भी, सबको मार रहा हूँ। वे सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं, वे लोगों को मार रहे हैं, वे सबको मार रहे हैं, जो भी हिलता है सबको। इस आदमी की भावनाएं देखो। सिर्फ विदेशी मदद, सिर्फ विदेशी मदद। मैं इसी तरीके से जी रहा हूँ। सब लोग शहजादा को पुकारते हैं, उसकी बहन को बुलाओ, जो भी इसके अलावा पुकारते हैं वो शहजादा। शहजादा नहीं है, शहजादा आजादी का प्रतीक है। उसका नाम शहजादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बचाओ, लोगों को मार रहे हैं। वे बेरहम हो गए हैं, साहब को चुप करा दिया और अपनी मर्जी कर रहे हैं। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तेहरान से बाहर जाने वाली विदेशी फ्लाइट सब कैंसिल हो गई थी और फिर जब मुझे एक ईरानी फ्लाइट मिली। मेरा हाल अच्छा नहीं है। जब तक तुम तेहरान ईरान में विदेशी नहीं हो तब तक हालात समझना मुश्किल है। एक पल दीजिए, यह जरूरी है क्योंकि हम सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग महसूस न करें। कल्पना कीजिए, आपने देखा है मानवों का कत्लेआम, सामूहिक हत्या, गोलियों की बौछार, आपके चारों ओर उड़ते हुए अंगों के टुकड़े, और आप इसे पूरी दहशत में देख रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाहर निकलने पर गोली लग सकती है और आप बच्चों को कटते देख रहे हैं। आपने अभी जो देखा, इससे इस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको सर्वाइवर का गिल्ट रहेगा। उसने कुछ देखा है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा। वो लाखों सवाल पूछेगा। हाँ, वो जिंदा है, लेकिन वो ये सवाल पूछेगा, मैं ही क्यों जिंदा हूं? और वो सब मरे लोग जिन्हें उसने देखा। यूनिवर्सिटी वाले खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ऐसी हिंसा नहीं झेलनी पड़ी। ये सब पैक्स अमेरिकाना अमेरिकाना के कारण है। धन्यवाद अमेरिका। क्या हमें उन लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए जो उस सिस्टम या ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं? ईरानी लोग भी आपकी तरह जीना और हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं उन्हें देखता हूं। शानदार लोग। वे कट्टरपंथी नहीं हैं, वे इस्लाम से नफरत करते हैं। वे बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी और पश्चिमी सोच वाले लोग हैं। वे इन भयानक मुल्लाओं, इन बर्बर मुल्लाओं के कब्जे में हैं। मेरे पास एक और वीडियो है जो इन मुल्लाओं के बारे में जानकारी देगा, लेकिन यह दिल दहला देने वाला है। ट्रंप हो, मीराम पे हो, कोई भी हो, बस इतना है कि आप विदेशी हैं। बच्चों की उम्मीदें आप पर टिकी हैं क्योंकि आप ईरान के बाहर हैं। मैं भी समुद्र के बीच में एक टुकड़ा हूँ। बस मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने नर्क देखा है। ईरान में इन 4 दिनों में मैंने नर्क देखा है। हमारे पास कई ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। यूनुस, तुम आओगे? बाकी लोग मदद करेंगे तो अमान कैसे मदद ले सकता है, हो सकता है या नहीं? क्या मुझे शुक्रिया कहना चाहिए? मुझे नहीं पता कि हम कैसे मदद ले सकते हैं। मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ सीने में। शेली गोस जैनी बिरे अमाने मिकश ने अमरू। यह भारी है। um, मैं ऐसा कुछ देखने की सोच भी नहीं सकता। हमें देखो। मुझे कभी कभी यह अपराधबोध भी होता है क्योंकि मैं पाकिस्तान से आता हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान में उस तरह की क्रूरता नहीं हुई है, उस स्तर पर नहीं। पाकिस्तान एक प्रोटो डेमोक्रेसी है। कभी कभी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी शासन या सैन्य शासन ईरान जितना क्रूर होता, तब पाकिस्तानियों ने मना कर दिया होता। हमारा इस धर्म या विचारधारा से संबंध नहीं है, पर जैसा है वैसे ही है। खैर, लेकिन ये आदमी, मेरा मतलब है, उसके लिए एक पल सोचिए, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। ये लोग, जैसे आपने कहा, ट्रंप, कोई भी हो, शाह ट्रंप, हमें नहीं पता। बस कृपया इन लोगों को बचा लीजिए। मैं झिझक और चिंताओं को समझता हूं, इसलिए मुझे अमेरिका के लिए बहुत सम्मान है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। वे बहुत विश्लेषणात्मक हैं,
वे अभी हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं। शायद उन्होंने 20 अलग अलग संभावनाओं को देखा है और उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बना ली हैं। दूसरे देश इतनी गहराई में नहीं जाते। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका बहुत अनोखा है। यह हर दूसरे देश से, हर दूसरे पुराने यूरोपीय शक्ति से बहुत अलग है। इसमें कोई उपनिवेशवादी अपराधबोध नहीं है, नाजी अपराधबोध नहीं है, रूसी शिकायत नहीं है, चीनी कम्युनिज्म का कोई कट्टर सिद्धांत नहीं है। अमेरिका एक तटस्थ और अमर्यादित इकाई है, अनैतिक नहीं। यह दक्षता, उत्पादकता और अपने सर्वोत्तम हितों का अनुकूलन करता है और इसी तरह यह अपने हितों की रक्षा करता है, जो कि वैसे देशों के पक्ष में होते हैं जिनके मूल्य समान होते हैं, जैसे कि लिकटेनस्टीन उदाहरण के लिए, या हर दूसरी उदार लोकतांत्रिक देश डेनमार्क। लिकटेनस्टीन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वे अमेरिकी समकक्ष नहीं हैं, न ही यूरोपीय संघ के रूप में। माफ कीजिए, कोई अपमान नहीं। मैं पश्चिमी सभ्यता का बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन हर दरवाजे की चाबी अमेरिका के पास है और फिलहाल हमें अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें ये आत्मधार्मिक नैतिकता दिखाने की जरूरत नहीं। दयनीय यूरोपीय देश, वे अच्छे बनकर दुनिया को नैतिक बनाना चाहते हैं। अरे, हम इसके और उसके खिलाफ हैं, जानते हो। वे नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन उनके पास कोई लागू करने की ताकत नहीं है। पुलिस को अक्सर बुरा बनना पड़ता है। नहीं, अमेरिका को बुरा नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि ट्रंप भी गैर हस्तक्षेपकारी होना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के हित में है कि वह हस्तक्षेपकारी शक्ति बना रहे। क्योंकि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करना बंद कर देता है तो फिर कौन देखभाल करेगा? यह विश्व व्यवस्था जिससे हर कोई लाभ उठाता है, उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरा मतलब है, मुक्त विश्व को तीसरी दुनिया और तानाशाहों से फर्क नहीं पड़ता, जो चाहो करो। अगर आप अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो हम आपको रोकेंगे, जैसे हमने वियतनाम में किया था। हमें एक प्रतिस्पर्धी विश्व व्यवस्था से खतरा महसूस हुआ था, लेकिन अमेरिका बुरा हो गया। इराक युद्ध भी बुरा था। फिर भी यह वेनेजुएला ऑपरेशन, ये सभी यूरोपीय देश ट्रंप की निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है कि वे ऐसा कर सकें। खैर, माफ कीजिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। चलिए, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आपको इसे सुनना ही होगा। एक IRGC कमांडर की बेटी विदेश से ईरानी शो में कॉल कर शासन के अंदरूनी कामकाज बताती है। अहमिन नवाबी ने हमारे लिए उसका अनुवाद करने की कृपा की। लाइव अनुवाद मुश्किल है, पर मुझे यह छू गया। मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगा बिना कोई टिप्पणी किए। हो सकता है एक जगह कुछ कहूं, आप बस सुनिए। मैं इसे 18 पर चलाने जा रहा हूं। अगर आप मुझे 2x पर सुन रहे हैं तो सामान्य पर आ जाइए, क्योंकि यह करीब 2x है। मैं शासन के भीतर से कॉल कर रहा हूँ। यह वही लड़की है जो IRGC कमांडर की बेटी है। अमान जॉर्ज बेनेडी यार मानदनी दो हसा को यार। हाँ, मेरे पिता उन शासन बलों में हैं जो लोगों को दबाते हैं। तो वो कहते हैं, क्या आप मिस्टर रोडन को जानते हैं? और फिर से संदर्भ के लिए, मिस्टर रोडन दमनकारी बलों के मुख्य कमांडरों में से एक है, तो हर कोई उन्हें जानता है। दुर्भाग्य से मैं उसका अभिशप्त नाम और उसका बदसूरत चेहरा जानता हूँ। ईरान में जो भी राजनीति में शामिल है, वे जानते हैं कि रोडन का ईरानी लोगों को मारने और दबाने का बहुत बड़ा इतिहास है। वह जैसे मुख्य जिम्मेदार है। वह कह रही है कि मैं डर और तनाव में हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हमसा को रोडन है। वह कह रही है, मेरे पिता अपराधों में रोडन जैसे हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। और उसने कहा, बोलो मेरे प्यारे, बोलो। ईरान के लोगों और शासन की ताकतों से जो हमें दबा रहे हैं। ध्यान रहे, तुम्हारे कमांडर बैग पैक कर चुके हैं। सो शासन के कमांडर, तो वह कह रही है कि शासन के कमांडर, उनके सूटकेस तैयार हैं, पैसे से भरे हुए। मेरे लिए, जो उसकी बेटी हूँ, मेरी माँ के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, उन्होंने अपने पासपोर्ट तैयार कर लिए हैं। शासन ने बलों के भागने के लिए नकली पासपोर्ट बनाए हैं। वह बलात्कार विरोधी पुलिस कमांडर की बेटी है और ऐसा कह रही है, मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और हमारे सभी परिवार के सदस्यों के लिए पासपोर्ट बनवा रखे हैं। हमारे पास नकली पासपोर्ट हैं ताकि हम भाग सकें। ये शासन ने दिया है। इसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको अहमद नवाबी का एक और वीडियो दिखाता हूँ। IRGC कमांडर शासन गिरने पर भागने को तैयार हैं, इसका दावा सबूतों से भी पुष्ट होता है।
ये शासन का मुख्य व्यक्ति है जो इस्तांबुल भाग रहा है। मैं स्क्रीन पर नहीं आना चाहता। अलीबाबा बदी ने तुर्की फ्लाइट में उसकी फोटो ली थी जो उनके भागने का सबूत है। तो ये उस लड़की की बात से मेल खाता है जब वो कॉल कर रही थी। हाँ, कि कैसे वे सब भागने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे वे सब भाग रहे हैं, है ना? हाँ, वाह! आप देख सकते हैं कि वह लड़की सच और तर्कपूर्ण बात बता रही है। अगर आपको लगे शासन गिरने वाला है और आप लोगों में डर फैला रहे हैं तो आप भाग जाएंगे। कहावत है, जहाज डूबे तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। मेरे पापा ने मुझे ढेर सारे डॉलर दिए। उनके घर में डॉलर से भरे सूटकेस हैं। यहाँ उसने खुद को बीच में रोक लिया। वो कह रही थी कि वो लगातार अपने फ़ोन पे रहती है, पापा भी लगातार अपने फ़ोन पे रहते हैं, तो वह उस बात पे वापस आएगी। लेकिन उसने खुद को रोक लिया और फिर उसने कहा कि कृपया किसी को भेजिए जो मुझे हेग कोर्ट ले जाए। मैं इन लोगों के अपराधों की ज़िंदा गवाह हूँ। मैं सिर्फ़ अपने पापा के अपराधों की भी ज़िंदा गवाह हूँ, सिर्फ़ अपने पापा के भी। मेरे पापा ने कई अपराध किए हैं जिनकी मैं गवाह हूँ। तो देखिए, अब वो फिर से उसी सोच पे लौट गई है जिसमें वो थी। उसने एक सोच शुरू की थी और अब वो फिर से उसी पे लौट रही है, वो वही है। मेरे पापा लगातार आदेश दे रहे हैं मारने के लिए, तो उसने कहा मेरे पापा लगातार फ़ोन पे रहते हैं। और फिर उसने विषय बदल दिया और बोली, कृपया किसी को भेजिए जो मुझे हेग कोर्ट में ले जाए, हेग में। मेरे पापा लोगों से कह रहे हैं मारो, मारो, पापा एक कमांडर हैं और वो ईरानी लोगों की सड़कों पर हत्या करने का आदेश दे रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? वो कहती हैं मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास दस्तावेज़ हैं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है, बस मुझे कहीं ले चलो ताकि मैं ये सबूत पेश कर सकूँ। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मत कीजिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वो शामिल थीं, भले ही वो एक कमांडर की बेटी हैं। वो कह रही हैं कि मैं जन क्रांति के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल थी, तो 3 साल पहले वो विरोध प्रदर्शनों में शामिल थीं और वो कह रही हैं कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और 3 अन्य लोगों को भी वो कह रही हैं कि उन्होंने मुझे और मेरे 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो उन्होंने उन्हें बड़े पैमाने पे हुई क्रांति के दौरान पकड़ लिया और उन्हें और उनके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया, मेरे पिता आए और उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। सही है, क्योंकि वो हर एक कमांडर की बेटी है, मैं एक आईआरजीसी कमांडर हूँ। उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। वो कहती हैं उसी घर में उनके पिता ने उन्हें पीटा। डंडे से। मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रही हैं। वे फिर से वही करते हैं जैसे उनके पिता के घर में हुआ था, डंडे से सिर पे मारा, शॉकर का इस्तेमाल किया। मैं मान रहा हूँ यही हैज़र है, वे ऐसा ही करते हैं। उसके अपने पिता ने इसका इस्तेमाल किया, जब वो आई और उसे जेल से ले गए, उसके अपने पिता ने उसके सिर पर डंडे का इस्तेमाल किया और उस पे टेज़र का भी इस्तेमाल किया। और जो इंटरव्यू लेने वाला है, ये जो यहाँ है, उसे गोली मारी गई थी। यह एक आईआरजीसी कमांडर है। अगर वह अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो दूसरों के बच्चों के साथ क्या करेगा? क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। अगर मेरी बेटी मेरी बात नहीं माने या हिजाब न पहने तो दुनिया मुझे कैसे सम्मान देगी? जो आज़ादियाँ हमें यहाँ पश्चिम में मिलती हैं, जैसे मैं बस अपनी ज़िंदगी देखता हूँ। हाँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री या अपनी सरकार को भी नहीं। ठीक है, मेरे पास यह बहुत बड़ी सुविधा है कि मैं दुनिया को अपनी नज़र से देख सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने खुद के नियम और सिद्धांत बना सकता हूँ। अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। यह हम सब और आज़ाद दुनिया के नागरिकों के लिए बड़ा विशेषाधिकार है। अब इसकी तुलना इन लोगों से कीजिए। और फिर से, ये कोई कट्टरपंथी लोग नहीं हैं जो कह रहे हैं कि हम इस्लामी सरकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे भी हमारे जैसे पश्चिमी देशों के नागरिक बने, क्योंकि वे दिल से आज़ाद हैं। अब इन लोगों से जितनी नफरत करें कम है। शायद यह वीडियो ठीक है, शायद मैं अपनी बात वापस ले लूं, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गाजा के पक्ष में हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, हस्तक्षेप के पक्ष में हैं या हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी, ट्रंप समर्थक हैं या डेमोक्रेटिक समर्थक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसे अलग से सुनिए। मैंने नीचे कुछ टिप्पणियां देखी। वही पुराने लोग कह रहे थे, यह नकली है, वह एक अभिनेता है जिसे किराए पर लिया गया है, स्टू को $7,000 दिए गए हैं, यह यहूदी प्रचार है, वगैरह वगैरह। इनसे आप नहीं जीत सकते, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए भी किसी भी चीज को निष्पक्ष रूप से देखने का यही तरीका है। बस कल्पना करो कि यह सच है। ठीक है, अपने दिल से पूछो। कभी कभी आपको अपने दिल से पूछना पड़ता है, क्या आप सोचते हैं? उसकी डर से कांपती आवाज। मैं उसके गालों पर आंसू बहते देख सकता हूं। क्या वह झूठ बोल रही है? अहमद नवाबी और गोल्डी गमारी बेवकूफ क्यों हैं? मैंने सच में देखा है।
बहुत सारे समझदार बुद्धिमान ईरानी लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो आप किसका साथ देंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, और फ्री वर्ल्ड के राष्ट्रपति अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं फिर वही एंटी इन्वेजन प्रोपेगेंडा, इराक जैसी बातें। मैं ये सब फिर से देख रहा हूं। कृपया हमें इस्लामिक शासन पर बमबारी का समर्थन करना होगा। हमें करना ही होगा। अगर आप एक अमेरिकी हैं तो कृपया ट्रंप के पीछे एकजुट हो जाइए और हमें इसका समर्थन करना ही होगा। कृपया एक्स पर आ जाइए। हमारी सामूहिक आवाज महत्वपूर्ण है। क्या वही है? मतलब जैसे तुम्हारे पिता ने वो किया। वो कह रही हैं कि उन्होंने मुझे मारा ताकि मैं और विरोध प्रदर्शन में ना जाऊं, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्तों को जाने नहीं दिया, तो भले ही उन्हें रिहा कर दिया गया, उनकी 3 दोस्त जेल में ही रहीं। हे भगवान! मुझे नहीं पता। और क्या? वो कह रही है कि उन्होंने मेरे दोस्तों के साथ बलात्कार किया, उन्होंने जेल में उनके साथ बलात्कार किया। तो फिर हम ये दर्द किसको आकर बताएं? हमारे पास इतना दर्द है, हम इसे किसके साथ बांट सकते हैं? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। ऐसा ये घिनौना आदमी, वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनसे नफरत करता हूँ। हमें ये नहीं चाहिए। आखिरी आदमी जिसे मैंने बताया था उसे सर्वाइवर गिल्ट है। वो जिंदा रहते हुए भी मरने वालों के चेहरे याद रखेगा। वो हमेशा पूछेगा, मुझे ही क्यों बख्शा गया? वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का दावेदार है। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये लड़की भी, वो बच गई क्योंकि उसके पिता प्रभावशाली थे, लेकिन उसकी 3 साथी प्रदर्शनकारी जेल में बलात्कार का शिकार हुईं। वे चुप कराने के लिए बलात्कार का हथियार बनाते हैं। अपने ही लोगों के साथ रेड आर्मी ने लाखों जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार को जीत, दमन या बदले के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यहां वे इसे अपने लोगों पर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अपनी ही बेटी को बख्श देते हैं। हाँ। वो इस गरीब लड़की को जन्म देने वाली है। ये सिर्फ एक कहानी है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे। ये तो बस एक कहानी है। अब सोचिए, 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन पुरुष और महिलाएं, युवा लड़कियां और लड़के ऐसे ही ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। पश्चिम में कुछ लोग कहते हैं, माफ कीजिए, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। तुम कायर हो, तुम दयनीय नीच लोग। लोगों मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वह कह रही है, लोगों हम इन लोगों के परिवार से हैं, जैसे हम शासन वाले परिवार से हैं, लेकिन वे अपने ही बच्चों को भी मार रहे हैं। तो वे कोशिश कर रही है कि सबको एक साथ लाए, क्योंकि ईरानी लोग शासन के लोगों को इंसान नहीं मानते। उन्हें ईरानी लोगों से अलग, पूरी तरह अलग समझते हैं। लेकिन वह ईरानी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही वह इन लोगों की संतान है, जैसे कि वह भी उन्हीं के द्वारा सताई जा रही है, वे अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। नहीं, ठीक है, अनुवाद गलत हो गया। तो वे अपने ही बच्चों के साथ भी क्रूरता कर रहे हैं, मार नहीं रहे, लेकिन अपने ही बच्चों के साथ भी क्रूरता कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप किस बारे में कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रही है, ओह, जो लोग बंदूकें दे रहे हैं, जो लोग डंडे दे रहे हैं, जो लोग टेजर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। सो वह उन लोगों से कह रही है जो ईरानी लोगों को सड़कों पर मार रहे हैं, वह उन्हें पुकार रही है। वह कह रही है कि आप जो बंदूकें, डंडे और टेजर देकर अपने ही लोगों पे हमला करने जा रहे हैं, अपने ही नागरिकों पर हमला करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ होते ही आपके कमांडर भाग जाते हैं? मूल रूप से वो पूछती हैं, आप उनके आदेश क्यों मानते हैं जो खुद सबसे पहले भाग जाते हैं? और जब क्रांति सफल हो जाएगी तो ये आहत लोग न्याय की मांग करेंगे, और उनका न्याय बहुत, मुझे उम्मीद है कि वो न्याय ही होगा, वो बदला न बन जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इन आहत लोगों से ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। पैदल सैनिक सबसे बेवकूफ होते हैं। वो बोले, ये कमांडर सिर्फ आदेश देते हैं और सबसे पहले भाग जाते हैं। लेकिन ये पैदल सैनिक जो ट्रिगर दबा रहे हैं, इन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
हाँ जल्लाद, मुझे लगता है कि जरूर होगा। मैं उनकी जगह नहीं होना चाहूंगा। तुम किसके जवाबदेह बनोगे? तो वो असल में कह रही हैं कि तुम्हारे कमांडर तुम्हें छोड़ देंगे, वो किसी के जवाबदेह नहीं होंगे। लेकिन असल में तुम ईरानी लोगों को सड़कों पे मार रहे हो। तुम्हें अपने अपराधों का जवाब देना होगा क्योंकि कमांडरों के पास भागने के साधन हैं। तो वो कहती हैं कि ऐसा मत करो, अपने ही नागरिकों को मत मारो। वो कह रही है मैं लाइन पे हूँ, मुझसे पूछो। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी अदालत के लिए, किसी भी देश में जहाँ बुलाएं, मैं आकर बताऊंगा कि ये लोग कौन हैं और इनके गंदे काम क्या हैं। तो उसने कहा आप इन लोगों को समझते हैं? ये अपने घर से शुरू करते हैं, ये अपने ही बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं। क्या आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं? वह ईरानी लोगों से कह रही है कि अपने दर्द में आप अकेले नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने घर में भी हम भी इन लोगों से दर्द झेल रहे हैं। इन कठोर दिल वाले लोगों से, हाँ, इन कठोर दिल वाले बापों से, इन पत्थर दिल बापों से। उन्होंने हमारे सिर पे जबरदस्ती पर्दा डाला, हमें जबरदस्ती नमाज पढ़वाई, हमें जबरदस्ती तहज्जुद की नमाज पढ़वाई। तहज्जुद इस्लाम में एक खास तरह की नमाज है जो बहुत ज्यादा धार्मिक लोग पढ़ते हैं। Sweet. तो माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन मैं इस्लाम पे थूकता हूँ, ये अनुवाद गलत है। माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन मैं उनके इस्लाम पर थूकता हूँ। मैं हिजाब पहनती हूँ क्योंकि माता पिता ने मजबूर किया। हमने भी दुख झेला है। अगर मुझ में ताकत होती तो मैं अपने पिता को मार देता। मैंने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की पर माँ ने बचा लिया। मुझे ये करने दो, मुझे ये करने दो। बचपन से मैं इस शर्म को सहन नहीं कर पाया। ईरानी लोगों के लिए सभी शासन परिवार शमखानी जैसे नहीं है। शमखानी इस्लामिक रिपब्लिक के शीर्ष अधिकारी और खानी के मुख्य सलाहकार हैं जो अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका परिवार आलीशान जीवन जी रहा है, लेकिन वह ईरानी लोगों को बता रही हैं कि सभी लोग अधिकारी परिवारों से नहीं हैं। हमारी जिंदगी वैसी नहीं है, हम भी परेशान हैं। सभी लोग अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। वह नैतिकता पुलिस से कहती हैं आज लाठी हटाएं और लोगों के साथ जुड़ें। मैं उनका बेटा हूँ, उसी कमीने को पाला है। मैं उनके बच्चों में से एक हूँ। वो कह रही हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने वो खाना खाया जो लोगों से चुराया गया था, जैसे कि नाजायज दौलत जो उन्होंने ईरानियों से ली थी, वो उसी खाने पे पली बड़ी हैं। तो वो कह रही हैं कि शर्म आनी चाहिए। मैं उसका बेटा हूँ, मैंने उस कमीने को पाला। तो वो कह रहे हैं तुम दोषी नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो मेरी बेटी, तुम दोषी नहीं हो मेरी बेटी। तुम खुद एक पीड़िता के रूप में एक पीड़िता हो। आपकी हिम्मत को सलाम। वो कहती है नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। अगर मैं बहादुर होती तो कुछ करती, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं है। वो कह रहे थे ना तुम कुछ कर रही हो, तुमने ये कॉल किया है, ये कॉल जो तुमने किया है ये सबसे बड़ी चीज है जो तुम कर सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने की, तुम बहुत बहादुर हो। She said, वो कहती हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, मैं आंसू रोक रहा हूँ। ये बहुत दुखद है क्योंकि ये लड़की जानती है कि वो क्या पा सकती है। वो जानती है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन वो उसे पा नहीं सकती। एक मुस्लिम महिला है जो परियों की कहानियों पर विश्वास करती है, हिजाब या बुर्का पहनती है और मानती है कि वो सही कर रही है और उसे स्वर्ग में इनाम मिलेगा। तो उसकी अपनी एक गलतफहमी है, ठीक है, उसने अपनी जंजीरों को गहनों की तरह समझ लिया है। मुझे उसकी सोच बदलने में दिलचस्पी नहीं, समझे? ठीक है, अगर यही अच्छा लगता है तो करो। तुम्हारी सोच बदलने में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़की, वो इस्लाम में विश्वास नहीं करती। उसने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन उसे पिता, माँ और समाज हिजाब पहनने को मजबूर कर रहे हैं। वैसे पश्चिम में बुसा शेख जैसी बेवकूफ़ लोग जिन्होंने खुद हिजाब छोड़ दिया है ताकि वह ब्रिटिश टीवी पर आ सके और एक ग्लैमरस जिंदगी जी सके, लेकिन फिर भी वह इस इस्लामी शासन का समर्थन करती है। इसीलिए आप इन लोगों से जितनी नफरत करें कम है। ठीक है, आप इन लोगों से जितनी नफरत करें कम है। इसे देखिए। भाषा के लिए माफी चाहता हूं। पश्चिमी मीडिया ईरान पर एक ही कहानी थोपने को बेताब दिखता है। मैंने आज 3 घंटे अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के बीच बदलते हुए बिताए। सबकी एक जैसी भाषा, नजरिया और निष्कर्ष थे, बस लोगो अलग थे। क्योंकि यही सच है, बेवकूफ़,
जब तुम्हारे पास एक सिद्धांतात्मक स्थिति होती है, मुझे नहीं पता क्या वो ये समझती है। अगर आपके पास वैचारिक आधार हैं तो आप भी ऐसे ही निष्कर्ष निकालते हैं। हम स्वतंत्रता, आजादी, व्यक्तिवाद को तुम्हारे कट्टरपंथी विश्वासों जैसे इस्लाम, इस्लामी शासन, पश्चिम विरोधी विचारधारा से ऊपर रखते हैं। अमेरिका हर चीज के पीछे है। ओह, यहूदीवाद पर हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारे निष्कर्ष अलग होते हैं। क्या आपके भी अलग हैं? आपका परिवार हमेशा पश्चिम और अमेरिका के खिलाफ रहा है। आपने माता पिता को अमेरिकी विदेश नीति की शिकायत करते सुना है। वे ब्रिटेन में रहते और अमेरिकी विश्व व्यवस्था का लाभ उठाते थे, फिर भी उनके लिए फर्क समझना मुश्किल था। तुम पैन इस्लामिज्म के लिए दिखावा करते हो। वह वैश्विक खिलाफत चाहती है और पहले भी ऐसा कह चुकी है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें मैं लिपस्टिक मुस्लिम कहता हूं। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। यह लंबा है। क्या आपको इस महिला का अंदाजा है? और फिर मेरे प्यारे अमेरिकियों, पूरी दुनिया नाकाम और बेअसर है। हम पैक्स अमेरिकाना से लाभ पाते हैं, इसलिए हमें मजबूत अमेरिका चाहिए। इसी कारण मैं अमेरिका के लिए काम करता हूं और हमेशा ईगल की प्रशंसा करता हूं। हमें अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका के बिना दुनिया बहुत अंधेरी जगह बन जाएगी। ओह राजाओं के राजा कृपया आकर हमें बचाइए। तो वह प्रिंस रसल की बात कर रही हैं और दोस्तों जब वो कहती हैं ओह राजाओं के राजा कृपया आकर हमें बचाइए, तो उसकी आवाज में जो बेबसी है, कृपया उसे सुनिए। पिता परमेश्वर, परमेश्वर, मैं इसका सम्मान करती हूँ। ओह फादिशाहन मुरन, ओह राजाओं के राजा आकर हमें बचाओ। वह प्रिंस रश को बुला रही है कि वह एक बार और आकर उन्हें बचा लें। जब वह फिर से कहती है सुनो, इन शब्दों को सुनो, ओह राजाओं के राजा आकर हमें बचाओ। मैं बेटा हूँ। मैं बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। अगर आप सुन सकते हैं, मुझे उन्होंने हमेशा हमें बताया कि यह खून खराब है, ये बुरा है, मतलब पनावी। वो प्रिंस रेजा पनावी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा हमें बताया कि ये खून खराब है, कि वे अत्याचारी थे, कि वे क्रूर थे। ओह लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा नहीं, हकीकत कुछ और थी। तो असली क्रूरता पनावी नहीं थी। असली क्रूरता तो मेरे सिर के ऊपर है, मतलब ये पिता मेरे कान के पास है, ये ठीक मेरे कान के पास है, माइकल की तरह ये मेरे साथ है, ये ठीक मेरे बगल में है। पनावी नहीं, असली क्रूरता मेरे पिता और माँ है। तो मैं कुछ और जोड़ना चाहता था। ठीक है, ये अनुवाद बिल्कुल गलत है। इसमें कहा गया है कि बहुत अधिक भगौड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, मतलब कि बहुत से लोग शासन छोड़ रहे हैं और शासन की सेनाएं भी शासन से भाग रही हैं। वे बार-बार परिवार को फोन कर रहे हैं। तो उसका सबूत, वो कह रही है कि विरोधी पुलिस और शासन बलों से इतनी ज्यादा भगदड़ मची हुई है कि शासन के अंदर के लोग अपने ही परिवार के सदस्यों को फोन करके बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आओ और ईरानी लोगों पर हमला करने में मदद करो, क्योंकि उनके पास लोग कम पड़ रहे हैं। वह कह रही है कि वे अपने ही परिवार के सदस्यों को फोन कर रहे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि वे सड़कों पर आकर लोगों पर हमला करें, और जो लोग उनकी मदद करने आते हैं उन्हें वे बहुत सारे अमेरिकी डॉलर दे रहे हैं ताकि वे ईरानी लोगों पर हमला कर सकें, क्योंकि वे भाग रहे हैं, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। मैं बेटा हूँ, मैं वही हूँ। दमनकारी बल में शामिल होने के लिए, ताकि विरोध प्रदर्शन को दबाया जा सके, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं, वे डर रहे हैं, वे डर रहे हैं। बहुत सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि शासन पहले इतना कमजोर नहीं था और हमें राष्ट्रपति ट्रंप की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि यह होने वाला है। मुझे यकीन है कि यह होने वाला है। उम्मीद है आज रात ही। जब तक आप यह वीडियो देखेंगे, उम्मीद है कि ट्रंप उन्हें पहले ही बमबारी कर चुके होंगे, तो इस समय तक कोई बमबारी नहीं हुई है। शायद जब तक आप यह वीडियो देखें, राष्ट्रपति ट्रंप उस शासन पर बमबारी कर चुके हों। और जो भी नतीजा निकले, इसका मतलब यह नहीं कि इस्लामी शासन पर बमबारी गलत थी। यही वजह है कि अमेरिका हस्तक्षेप करता है। मैं उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखता हूं, क्योंकि ये अच्छी नीयत से होते हैं। अमेरिका एक अद्भुत खुद को सुधारने वाली मशीन है। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान जैसी गलतियां नहीं दोहराएगा। पिछले शासन परिवर्तन अभियान असफल रहे, लेकिन अब अमेरिका सीखकर अलग तरीके से काम करेगा। कोई सैनिक जमीन पर नहीं भेजे जाएंगे। वहां स्थानीय लोगों द्वारा एक लोकप्रिय आंदोलन चल रहा है। तो चलिए शाह को एक एकीकृत करने वाले तत्व के रूप में समर्थन दें। कौन चीजों को नियंत्रण में रखेगा और क्या इससे भी बुरा शासन नहीं निकल आएगा? तो खैर, ये वीडियो चलता ही रहता है। मेरा मानना है कि आप बात समझ गए होंगे। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हमें हस्तक्षेप करने वाली अमेरिका की जरूरत है। हमें उनकी जरूरत है।
मेरे प्यारे अमेरिकी लोगों, जैसा मैंने कहा, आपके पास मानव इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, पर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक बूढ़ी औरत, विकलांग आदमी और बच्चा एक दुष्ट मुल्ला द्वारा सताए जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते।